हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो आज से हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको डेली मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। क्वेश्चन के लेवल कैसे होंगे? बहुत ही शानदार लेवल होंगे। और किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि एसएससी क्या हो जाएगा, सीजीएल हो गया, ठीक है, सीजीएल हो गया, CHSL हो गया, CHSL, या जीडी हो गया, एसएससी जीडी, या एमटीएस, ठीक है, एमटीएस हो गया, या स्टेनो हो गया, ठीक है, स्टेनोग्राफर। ये एसएससी के कोई भी एग्जाम, ठीक। और देखो, साथ में अगर आप यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट एग्जाम, कोई भी एग्जाम जो किसके द्वारा कंडक्ट की जा रही है, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट, थोड़ा सा मैं साउंड चेक कर लेता हूँ, देन उसको से आई विल कंटिन्यू फॉर। ओके, जस्ट एक मिनट। हम्म तो जस्ट एक मिनट। ओके, सुनाओ। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं आवाज़ चेक कर लेता हूँ, देन उसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए। तो देखिए, आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कोई भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो उसमें भी ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे कि आप यूपी ट्रिपल एससी पेट में बैठ रहे हैं या लेखपाल में बैठ रहे हैं, ओके, या किसी बैंकिंग में के एग्जाम में बैठ रहे हैं जहाँ पर मैथ आ रहा है, वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा। चलिए, अब ज़्यादा टाइम लिए हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और देखिए तरीका कैसा रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे, यानी जो भी यहाँ पर चीज़ें आएंगी, अगर उससे रिलेटेड कोई थ्योरी है तो साथ में मैं उसको भी यहाँ पर कंप्लीट करते चलूँगा। ओके, समांतर चतुर्भुज की भुजा 30 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है एवं इसके विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं देखिए, एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन को लेकर आया, तो बाद बीच बीच में मैं क्या करूँगा, उससे रिलेटेड इंग्लिश लिखते चला जाऊँगा, जो थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड रहेगा। जैसे समांतर चतुर्भुज है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे, ठीक है, पैरेललो। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे, पैरेललोग्राम, ठीक है। और विकर्ण को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे, ठीक। चलिए, थोड़ा सा डायगोनल, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, पैरेललोग्राम के जो कंडीशन होते हैं, जितनी चीज़ें होती हैं, सब यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, देन उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पैरेललोग्राम का कुछ कंडीशन क्या होता है कि देखो, अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो, इसका मैं नाम लिख लेता हूँ, ABC। अपोजिट साइड मतलब AB जो होगा वो CD के, देखो, तो फर्स्ट कंडीशन इसका क्या आ जाएगा कि अपोजिट साइड मतलब AB पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, opposite side in AB parallel to CD and and AD पैरेलल टू BC, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। सेकंड कंडीशन क्या होता है कि AB जो होता है ये इक्वल भी होता है, यानी AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू, क्या लिख दिया, ओहो, थोड़ा सा, एक मिनट। तो ये हो गया, ए डी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन हो गया। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इनटू हाइट, क्या होता है, बेस इनटू हाइट, ठीक है। चलिए, इसको मैं समझाता हूँ, बेस इनटू हाइट यानी, देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इसको बेस मानेंगे, ए बी को जब हम बेस मानेंगे तो हाइट क्या होगा, तो इसके अपोजिट वाले साइड से हम क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा, और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। और अगर हम लोग किसको बेस मानेंगे, इसको बेस मानेंगे, यानी BC को बेस मानेंगे, तो अब इस पर हम परपेंडिकुलर गिराएंगे इसके अपोजिट साइड से, यानी यहाँ से हम परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों के बीच के एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों केस का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके जब ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और देखो,
अगर मान लीजिए कि इसमें ज़्यादा डेटा नहीं गिवन है, चलो जब हम एक क्वेश्चन समझाएंगे तब उसको समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इसमें इतना रखते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो इसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि हमको जगह की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज है, बना लेते हैं पहले समांतर चतुर्भुज। ओके, तो ये है अपना समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि देखो कोई भी एक साइड, दो साइड दिया हुआ है, दो साइड में मतलब अगर हम ये बड़ी वाली साइड को 30 सेंटीमीटर मानेंगे तो दूसरी वाली साइड हमारा कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और डायगोनल के बारे में क्या कहा है, तो डायगोनल के बारे में कहा है कि डायगोनल कितना, ये विकर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। तो एक चीज यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए दो ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ठीक है। तो इस दोनों ट्राइंगल में अगर तीनों के साइड हमको पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी एरिया निकाल सकते हैं। दोनों ट्राइंगल की एरिया अलग अलग निकाल कर हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यानी A1 प्लस A2 जब हम ऐड करेंगे तो क्या एरिया पैरेललोग्राम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि फार्मूला पहले जो बताए थे वो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो इस वाले में दिक्कत ये आएगी क्योंकि यहाँ पर हमको हाइट नहीं पता है, ठीक है, हाइट नहीं पता है लेकिन तीनों साइड पता है। जैसे देखिए ए बी यहाँ 30 है तो सी डी भी क्या हो जाएगा 30, क्योंकि कंडीशन बताए हैं, जस्ट पहले ही बताए थे कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये बी सी 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब एक ट्राइंगल के देखिए, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, कौन से ट्राइंगल की, ए बी डी। तो इस ट्राइंगल में हम देखेंगे कि तीनों साइड क्या है, तीनों साइड यहाँ पर हमको पता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हेरोन्स फार्मूला लगाकर इसका क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। कौन से फार्मूले की बात कर रहे हैं, हेरोन्स फार्मूला, ठीक है। देखिए ये सारे फार्मूले का नाम याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, बस आपको क्या फार्मूला होता क्या है सिर्फ उसके बारे में जानना है, ठीक है। तो एरिया जो होगा किसी भी ट्रायंगल का, तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ये हेरोन्स फार्मूला है। अब यहाँ पर ए बी सी क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी बता देता हूँ। इसके बारे में इधर बताते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इधर मुझे जगह की ज़रूरत है, तो मैं इसको इस साइड में बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी है, साइड ए बी सी। ए बी स्मॉल ए बी सी क्या है, इस ट्राइंगल का साइड है और कैपिटल ए बी सी उसका वर्टेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात बताइए, पेरीमीटर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि पेरीमीटर जो होता है वो इन तीनों साइड, इन ट्रायंगल के सभी साइड का क्या होता है, सम होता है। तो यहाँ पर मैंने पेरीमीटर लिख दिया। तो देखो सेमी पेरीमीटर जो होता है उसको हम सेमी पेरीमीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेमी पेरीमीटर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी का क्या मतलब होता है, हाफ होता है, ठीक है। सेमी का मतलब होता है हाफ। तो जब हम सेमी पेरीमीटर कहेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पेरीमीटर का दो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो सेमी पेरीमीटर यानी एस की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ए बी सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग एस की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले, देन उसके बाद से इस इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहीं पर निकाल लेते हैं एस की वैल्यू। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 + 30 + 10 डिवाइड बाई 2, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 70/2 मतलब हो जाएगा 35, ठीक है। चलिए वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये हो गया, हाँ एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है 35, ठीक है। तो 35 और कोई भी एक साइड पहले मान लीजिए, चलिए हम 30 ही यहाँ पर रख लेते हैं। फिर 35 माइनस बी, दूसरी साइड भी 30 रख लेते हैं और तीसरी साइड को क्या रख लेंगे, 10 रख लेंगे, यानी 35 माइनस 10। ओके, क्योंकि तीन साइड है, कौन कौन सा, 10, 30 और ये 30, ठीक है। इससे हम एक ट्राइंगल की एरिया निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जब हम इसको आगे सॉल्व किए, तिरछा क्यों लिखा रहा है, चलिए थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ, देन उसके बाद से, हाँ देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 35 को ऐसे ही रहने देते हैं। 35 में से 30 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 30 में से, सॉरी 35 में से 30 घटाएंगे तो 5 बचेगा। 35 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 35 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, ठीक है। तो देखिए एक 25 यहाँ बन रहा है, एक 25 यहाँ बन रहा है, यानी 25 तो मतलब कि यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, 25 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 35, क्योंकि अब इसमें इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है तो ये जो है स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो ये जो है ये किसका एरिया है, मान लेते हैं A1 है। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि 30 30 30 और दूसरे वाले ट्राइंगल का भी जो साइड है सेम वही साइड है, इसका मतलब दोनों एरिया इक्वल होगा। यानी अगर मैं बोलूँ आपसे कि पैरेललोग्राम की एरिया क्या होगी, तो आप कहोगे कि 2 इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों एरिया इक्वल है। ठीक है, तो 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 25 रूट 35। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 रूट 35, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना है। देखिए, एग्जाम में क्या होता है कि जो यहाँ पर आंसर दिया है, ये मान लीजिए यहाँ पर तो आपको 35 आया, देख के आप टिक कर दिए, आंसर सी हो गया। लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर कभी कभी फंसा देता है, और वो क्या करता है, जो पहला ऑप्शन है इसके जगह पर क्या लिख देगा, 50 रूट 35 मीटर स्क्वायर लिख देगा, और लास्ट वाले के आंसर यानी डी वाले की जगह क्या रख देगा, डी वाले की जगह रख देगा 50, डी वाले की जगह क्या रहेगा, 50 रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एग्जाम में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा जल्द मतलब बहुत ही जल्दबाजी होता है, मतलब दिमाग में ये रहता है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व कर लें। तो इस जल्दबाजी में आप सिर्फ ये डेटा देखते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और इस आंसर को टिक करके निकल लेंगे, बाद में पता चलेगा कि ये नहीं, एक ऑप्शन और दिया है जो सेंटीमीटर स्क्वायर का ही है। तो इस तरीके से ये गलती ना हो। देखो यहाँ पर क्या है कि आपका पूरा आंसर आया, उसके बाद भी आपके माइनस मार्किंग हो गया, तो ये गड़बड़ बात है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2-4 सेकेंड से क्या हो जाएगा, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर आ रहा है तो एक बार जितने भी ऑप्शंस हैं सबको स्कैन करिए। हाँ, एग्जैक्ट आपका मिल गया तो स्कैन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे एकदम शानदार क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव होगा। कैलकुलेशन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस में अगर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे और एग्जाम में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया तो आप वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप खास ध्यान दीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी एक वर्ग है, त्रिभुज जिसकी भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। समबाहु त्रिभुज के अंदर एक अधिकतम क्षेत्रफल का, चलिए पहले मैं इसको देख लेता हूँ क्या है। ये ए बी डी सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। ठीक है, चलिए इसको मैं काट के नहीं रहने देता हूँ, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अब इसके अंदर एक जितनी यानी ए बी, इसकी इसकी भुजा, जब हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज बनाया, यानी किस समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, ये इससे यानी सी, इसको कर लेते हैं पी, और ये डी की बात कर रहा है। और ये इसकी जो भुजा की लंबाई है वो कितनी है, ये स्क्वायर की भुजा की लंबाई के बराबर। वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और समबाहु का मतलब हो जाएगा इक्विलेटरल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के अंदर एक अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग बनाया गया, यानी किसकी बात कर रहा है, पी हो गया, तो क्यू आर एस टी की बात कर रहा है। ठीक है, ये वर्ग अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्ग बनाया गया, पुनः वर्ग की भुजा के बराबर का एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। अब ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, सबसे अंदर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है टी यू एस का, यदि बाह्य भुजा कितना हो, 12 सेंटीमीटर। ये कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर। क्यों क्यों 12 सेंटीमीटर होगा, तो ये इसलिए क्योंकि ये स्क्वायर है, मतलब वर्ग है। ठीक है, अब इस बड़े वाले, अब देख लेते हैं हम लोग, एक इसके अंदर क्या किया गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया। कौन 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 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो पी सी डी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। और आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पता होगा कि उसके जो इंटरनल एंगल होते हैं सभी के सभी कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। यानी ईच इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम, अच्छा एक चीज यहाँ पर बता दें कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब अपान आधार। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब अपान आधार होता है। ओके, तो
अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक 1060 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? 1060। तो 1060 क्या होता है? √3/1 होता है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ देखो ये 60 है तो 60 है, तो इसका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसका बेस हो जाएगा। ओके, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? पी आर एस जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और एस डी जो है वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम इनको रेशियो फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब इसको दोनों जगह एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो नीचे भी एक्स हो जाएगा। तो ये पी जो परपेंडिकुलर है, इसको हम थोड़ा सा इसके जगह को साफ कर ले, क्लियर कर ले। ओके, तो यहाँ पर आपको देखिए, इस वाले लेंथ को, किसको? एस और आर को क्या करिए? एस और आर को यहाँ पर x√3, क्योंकि 1060 की वैल्यू निकाले हैं और 1060 यानी ये 1060 हो गया, तो 1060 ये इसका लंब हो जाएगा और इसका बेस, तो बेस कितना हो जाएगा? ये x हो जाएगा। और एक बात ये भी है, स्क्वायर में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया है और उसके अंदर एक मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर बनाया गया। तो ये वाली ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? DRS और ट्राइंगल QCT, ये दोनों इक्वी, मतलब ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसी आप इसमें इसको किससे प्रूव करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी आप लगाकर इसको प्रूव कर सकते हैं। RHS कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर लगेगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और भी लगा सकते हैं साइड, हाँ, RHS लगा देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो एक बात बताइए, ये वाला जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा? ये लेंथ जो है ये भी एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल एक्स हो जाएगा। और ये √3 है और SQRST² है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये x√3 हो जाएगा। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू हमको कितना गिवन है? क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है 12। कितना गिवन है? 12, क्योंकि स्क्वायर है और बाहरी भुजा की जो स्क्वायर की जो बाहर वर्ग की जो भुजा है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। ओके, तो हम यहाँ से काम क्या कर सकते हैं? x प्लस x√3 प्लस x=12 लिख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ से हम देखेंगे तो x कॉमन लेंगे तो ये वाला x मिलकर ये x मिलकर 2x हो जाएगा। तो x कॉमन ले लिए तो 2 बच गया, और ये x है √3 है, x कॉमन लिए तो क्या बचेगा? √3 बचेगा =12। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ उठा लेते हैं। x2 प्लस √3 =12। ओके, तो हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? x =12/2 प्लस √3। ओके, और एक काम आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि रेशनलाइज करके रूट जो x की वैल्यू नीचे है इसको आप हटा दीजिए। तो क्या करिए? रेशनलाइजेशन, यानी हम इसको कहते हैं परमेयीकरण, जिसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, और हिंदी में हम इसको कहते हैं परमेयीकरण। क्या बोलते हैं? पर परि परिमेयीकरण। ठीक है, परमेयीकरण कहते हैं, परमेयीकरण, परिमेयीकरण। तो इसका होता क्या है ये? तो ये जो होता है, देखो जितना यहाँ पर जो भी नीचे की डेटा है इसी के हम क्या करते हैं, तो उसको एज इट इज रख लेते हैं, और जो यहाँ प्लस दिख रहा है हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, और इतने ही ऊपर से और इतने ही नीचे से, क्या ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करके हम, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? परमेयीकरण कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसको अगर ब्रैकेट में रखेंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिखेगा? a माइनस बी दिखेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ से देखिए, हम्म अच्छा, यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी का एक फार्मूला होता है। मैं एक थोड़ा सा काम करूँ, ऊपर जगह थोड़ा खाली कर लेता हूँ ताकि यहाँ जगह बन जाएगा। कुछ फार्मूले लिखने रहते हैं बीच बीच में, मैं साथ में उसको लिखता चलूँगा वहाँ पर। ठीक है, उसको समझाता भी चलूँगा। तो देखिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है a² माइनस बी स्क्वायर। यह एक आइडेंटिटी है। ठीक है, 2-3 आइडेंटिटी होते हैं जिसको, जो आपको याद होना चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी एक आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी एक आइडेंटिटी, और एक ये आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये तीन तीन कम से कम आपको याद होना चाहिए। वैसे जितने ज़्यादा फार्मूला याद रहता है उतना ज़्यादा दिमाग, यानी जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो उतने ही अच्छे से दिमाग काम करता है।
ओके, चलिए यहाँ पर हम लगा लेते हैं, इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो ऊपर हमको क्या मिल जाएगा, 12 ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3, और नीचे क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट 3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 1 आएगा तो हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो 1 आ जाएगा और 1 आ गया। अब हमारा यहाँ पर जगह भी खाली रह जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स रूट 3 की वैल्यू निकालनी है। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं ये जो है अपना ट्राइंगल, कौन सा, ये ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हमें इसका साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, और ये है क्या, इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल का एरिया क्या होता है, तो इक्विलेटरल का जो एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं, यानी इक्विलेटरल, इन हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल TUS, ठीक है, TUS की बात कर रहे हैं। इसकी एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 साइड, साइड जो है वो क्या है, x√3, मतलब √3 और x की वैल्यू कितनी है, 12, 2 √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना। देखिए ये एकदम शानदार है, एकदम कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें आपको करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। इतना शानदार क्वेश्चन कि आप देखेंगे एक बार तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ, और एक और चीज़, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है सारी चीज़ें सही चल रही हैं और एफर्ट लग रहा है कि हाँ अच्छा खासा एफर्ट लगाया गया है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, जितना जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि √3/4, अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ओके, और इसको हम ओपन कर लेते हैं, a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 4 प्लस √3 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, और माइनस होता है 2 × AB, यानी 2 × A × B, यानी हो जाएगा 4√3, ठीक है। अब जो कटे उसको काट लेते हैं, ये कितने बार में कट जाएगा, ये 36 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। √3 को क्या काम करते हैं, √3 अंदर भेज देते हैं, ठीक है। ये 36 3 जा हो जाएगा 108, 36 3 जा कितना हो जाएगा 108, और √3 को हम अंदर भेजेंगे तो क्या मिलेगा, 7, ये देखो 4 3 7 हो जाएगा, और √3 यानी 7√3 माइनस, यहाँ से देखो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 बच, रूट से रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, और 4 पहले से है तो 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 और √3 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1.732, ठीक है। ये √3 की वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, और 1 22, 7 7 49, 51, 7 1 7 5 12, ठीक है। इसमें से हमें 12 माइनस करना है, तो जब हम 12 इसमें से माइनस करेंगे तो हमको बचेगा क्या, 0.124 बच जाएगा, मतलब 108 मल्टीप्लाई बाई 0.124, सॉरी 124, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0.1, आ जाओ, यस, 0.124, ठीक है, 124, ओके। तो बस अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.392, और एरिया हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल, तो ये सब क्या हो जाएंगे, स्क्वायर में हो जाएंगे, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर, और ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ओके। ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे बढ़िया क्वेश्चन होंगे, एकदम शानदार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज का एक कोण 60 है डिग्री है, तथा दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्न में से क्या होगी, ठीक है।
बहुत ही शानदार। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 कंडीशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 3 कंडीशन में देखो हम पहला कंडीशन बना रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन अपना हो जाएगा, जैसे हम मान लेते हैं ए बी सी एक अपना ट्राइंगल है, ओके। तो इसमें देखो हम मान लेते हैं कि ये साइड 8 सेंटीमीटर और ये साइड 9 सेंटीमीटर, थर्ड साइड को हम लोग मान लेते हैं x। मान सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं, ओके। और देखिए पहला कंडीशन क्या बनता है, फर्स्ट कंडीशन की इनके बीच के एंगल को हम 60 रख लेते हैं, और इसी तरीके से 2 ट्राइंगल और बनाएंगे ए बी सी 8 9 x। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन में इन दोनों के बीच के एंगल 60 रखेंगे, और थर्ड कंडीशन हम यहाँ बनाएंगे ए बी सी 8 9 x, और इनके बीच के एंगल हम 60 रख लेंगे, ठीक है। तो ये अपना 3 केस बनेगा, और तीनों केस में x की अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। तीनों केस में x की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन में तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो एग्जाम में जब भी इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा या इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाएगा, तो वहां पर सिर्फ एक ही कोई कंडीशन फॉलो करेगा। मोस्ट पॉसिबिलिटी यही रहेगा कि ये वाला कंडीशन फॉलो कर लेगा। एग्जामिनर को जानबूझकर फंसाना है तो इन दोनों में से कोई एक दे देगा, या तो ये दे देगा या तो ये दे देगा, क्यों। और आप अटेम्प्ट जब भी करिएगा तो फर्स्ट कंडीशन को ही आप अटेम्प्ट करिएगा। सेकेंड और थर्ड कंडीशन में क्या है कि इसमें रिस्क रहता है, आंसर आए ना आए, नहीं आएगा तो पहला एफर्ट आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 1 मिनट से कम तो समय लगेगा नहीं। हाँ थोड़ी स्पीड आप बना ले रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कैसे करेंगे, अभी मेन टास्क तो बाकी ही है। तो चलिए उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक थ्योरेटिकल पॉइंट बता रहा हूँ, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है, तो कोसाइन रूल जो होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ट्राइंगल है, कोई भी एक ट्राइंगल ए बी सी, साइड ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है साइड हम ये माने हैं, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ओके। इस वाले एंगल को हम क्या मान लेते हैं, एंगल ए मान लेते हैं, इस वाले एंगल को हम एंगल बी मान लेते हैं, इस वाले एंगल को हम एंगल सी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो कास थीटा बराबर क्या होता है, मतलब अगर एंगल हमें ए निकालना है तो कास ए निकालेंगे, तो कास ए इंक्लूडेड एंगल, यानी ए का जो इंक्लूडेड एंगल है उसके साइड का स्क्वायर का सम, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सम, और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके अपोजिट वाले साइड यानी ए स्क्वायर से, और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 2 इंटू ए बी सी, जो इंक्लूडेड एंगल है उसी से डिवाइड कर लेंगे। ये होता है कोसाइन रूल, ठीक है। यही फार्मूला हमें इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए और cos ए निकाल, इसी तरीके से आप cos बी भी निकाल सकते हैं। तो cos बी का जो इंक्लूडेड एंगल है वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इंक्लूडेड एंगल, सॉरी इंक्लूडेड यानी cos बी जो है उसके किन साइड से इंक्लूडेड है, तो ए और सी से। तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर को ऐड कर देंगे सी के स्क्वायर से, ए के स्क्वायर को ऐड कर देंगे किसके स्क्वायर से, सी के स्क्वायर से, सी के स्क्वायर से, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसके अपोजिट यानी जो भी है बी स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे 2 इंटू ए सी जो इंक्लूडेड साइड है एंगल के, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस बी निकालने का फार्मूला, ओके। और एक और हम लगा देंगे cos c। तो देखो ये 3 केस बन रहे हैं, तीनों केस में cos a cos b cos c की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग है तो इसका मतलब आंसर भी अलग अलग आएंगे। थर्ड फार्मूला यहाँ पर हम यही अप्लाई करेंगे cos c, और cos c में डायरेक्ट लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। ये तीनों फार्मूला हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला यानी सिर्फ एक केस, फर्स्ट केस को मैं सॉल्व कर कर दिखा देता हूँ। बाकी सेकेंड और थर्ड केस आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, आप इसको घर पर करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, ओके। चलिए मैं पहले थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, तो इन सबको रफ करता हूँ, ओके। तो देखते हैं अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो हम पहले केस बना लेते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं। एक ट्राइंगल बना लिए और इस भुजा साइड को ए मान लिए, ए बी सी, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। चलिए और एंगल हम यही ले लेते हैं इंक्लूडेड एंगल, ओके। तो क्या निकालना है हमको, cos 60। अच्छा cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, ठीक है। तो लगा देते हैं एक बार cos 60 का फार्मूला लगाते हैं, cos 60 इक्वल टू, तो देखो इंक्लूडेड यानी ए से जो
इंक्लूडेड, ए को जो इंक्लूड कर रहा है साइड कौन कौन सा है, 8 का स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर को डायरेक्ट लिखते हैं, 8 के स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला बता चुके हैं। अब डायरेक्ट उसको अप्लाई करते हैं इस फार्मूले को, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम एज इट इज इसको ऐसे ही रख देंगे अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 9, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 64 ऐड करके ही लिख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, एक थोड़ा सा जगह अपना बच जाएगा। ओके, तो देखो 64 और उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 14 145, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू इसको ऐड, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 72, और ये दो से ये दो इस साइड में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम भेज देते हैं इधर मल्टीप्लाई करके, यानी 72 इक्वल टू 145 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आते हैं, इसको इधर लेकर आएंगे, जब देखो माइनस है, माइनस एक्स है, इक्वल के दूसरे साइड लेकर जाएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 145 इधर है और ये प्लस का 72 है, इक्वल के अपोजिट साइड ले जाएंगे, यानी दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 72, ठीक। अब हम जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 145 में से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 और 7, तो x की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस √73 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट आंसर, ये हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट आंसर, तो ये पहला सही है। देखिए जब आप बाकी दो केस को लेकर सॉल्व करेंगे तो ये भी आंसर आएगा और ये भी आएगा, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी जितने भी हैं सब होंगे, बाकी दो केस आप लेकर सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस सेशन का अपना फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप 75 सेंटीमीटर, यदि त्रिभुज की भुजाएं, हाँ त्रिभुज की भुजाएं पूर्णांक में हो तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव होंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज की भुजाएं पूर्णांक में हो तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव होंगे, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये अर्ध परिमाप का मतलब इसको हम क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, इसको क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर कहते हैं। बाकी सब कुछ और ऐसे ऐसे इसमें और ऐसा कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर होता क्या है, तो पेरीमीटर यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर होता है, और सेमी का मतलब होता है आधा, मतलब हम इसका कर दिए आधा। ये दिया हुआ है 7.5, 7.5 को हम 15/2 भी लिख सकते हैं। जब आप 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 7.5 मिलेगा। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 15। यानी अब हमको ऐसे साइड की पता करना है इनकी, उनका सम क्या हो, सम 15 हो और उनसे ट्राइंगल भी बने। तो चलिए ट्राइंगल कब पॉसिबल होगा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है उसको यहाँ पर कवर कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल कब बनेगा, इसके देखो दो चीजें होती हैं। पहला कंडीशन इसका ये होता है कि इन किसी भी दो साइड का सम, यानी ए प्लस बी का जो सम होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड के, और थर्ड साइड जो है सी है ना कि बी है, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड यानी सी। सेम और भी कंडीशन हम इसी तरीके से बना सकते हैं, क्या, बी प्लस सी जो होगा ये ग्रेटर देन होगा ए, और सी प्लस ए जो होगा ये ग्रेटर देन क्या होगा, बी होगा। देखो ये अपना फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या बनता है, सेकेंड कंडीशन ये बोलता है कि इनका किसी भी दो साइड का डिफरेंस, किसी भी दो साइड का डिफरेंस ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, देखो चलो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, सेकेंड कंडीशन। तो ए डिफरेंस को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को घटाना है, ठीक है, क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव आएगी नहीं, ट्राइंगल हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो निगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखें या आप इसको मॉड में करके लिख देते हैं, ठीक है। मॉड, मॉड से ऑलवेज जो वैल्यू निकलती है वो पॉजिटिव निकलती है, ठीक है। यानी जो लाइन जो दिख रहा है इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं, ओके। तो ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो होगा हमेशा छोटा होगा थर्ड साइड से, ठीक। तो मैं ये वाला लिख कर चलता हूँ, हाँ यही, चलो ये लिख कर चलता हूँ,
तो बी जो होगा, बी का डिफरेंस बी माइनस सी जो होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा, ये कहाँ चला गया, हाँ, ऑलवेज लेस देन होगा, किससे लेस देन होगा, ए से, और सी माइनस, माइनस नहीं इसको डिफरेंस बोलते हैं, ए लेस देन बी, ये सब ऑलवेज। तो देखो दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। चलिए अब हमको ऐसे ही साइड का लेंथ फाइंड आउट करना है जिनसे क्या हो सके, ट्राइंगल बन सके, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग, थोड़ा एक बार और आवाज में चेक कर लेता हूँ, ठीक है, चले साउंड तो ठीक है। ओके। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो अब यहाँ से हम सोचेंगे कैसे, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आखिर में हम लोग देखो ट्राइंगल के बारे में अगर बात करें तो आप तीन तरह के ट्राइंगल देखेंगे, कौन कौन से, एक तो स्केलिन ट्राइंगल देखेंगे, स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल, और उसके बाद से देखेंगे आइसोस्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक। उसके बाद से आप देखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, कौन सा, तीसरा हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि कितने आइसोसेल्स ट्राइंगल बन रहे हैं, आइसोस्केलिन ट्राइंगल कितने बन रहे हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल कितने बन रहे हैं, अरे यार स्केलिन कितने बन रहे हैं, आइसोसेल्स मतलब हिंदी में लिख देते हैं विषम बाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यानी कितने विषम बाहु त्रिभुज बन रहे हैं, कितने समद्विबाहु, सम द्विबाहु कितने बन रहे हैं, और कितने समबाहु बन रहे हैं, ठीक है, समबाहु बन रहे हैं। तो ऐसे आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं एक थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक बताता हूँ, देखो सबसे पहले आप एक काम करिए, वन को ले लीजिए, ठीक है, पहला साइड आप वन ले लीजिए, तो दूसरे साइड को इक्वल कर लीजिए, 7 × 7, ठीक है, 7 और 7 में इनको ऐड करेंगे, तो देखो 1 + 7 + 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इनका सम तो 15 है। अब ये दोनों कंडीशन भी हम लोग सेटिस्फाई करते चलेंगे साथ में, देखो किन्हीं दो साइड का सम, यानी 1 + 7 का सम थर्ड साइड से ज़्यादा बड़ा है, जी हाँ बड़ा है, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। कोई भी आप चेक कर सकते हैं, 7 × 7 = 14 बड़ा है एक से, हाँ बड़ा है, 7 और 1 8, 7 से बड़ा है, बीच वाले साइड से, हाँ बड़ा है, और इनका डिफरेंस आप चेक करेंगे तभी वो सही होगा, ठीक है। उसके बाद से और अगर आप यहाँ पर और कुछ लिखेंगे तो देखिए, चलिए मान लीजिए साइड में अगर हम बताते चलते हैं कि मान लीजिए 1 के साथ 1 लिख लिए, अगर आप यहाँ पर 8 करना चाहते हैं तो यहाँ पर 6 करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि दो साइड का सम यानी 1 + 8 को ऐड करेंगे 9, और ये होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, थर्ड साइड से, बिल्कुल बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम 1 + 6 को ऐड करेंगे तो 7 होगा, और 7 जो है ये बड़ा होना चाहिए 8 से, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यानी ये हमारा केस पॉसिबल नहीं है। तो एक केस 1 से पॉसिबल है, फिर 2 से चेक करते हैं, अब इसको एक बढ़ाएं तो इन दोनों में से किसी एक को कम कर सकते हैं, तो मान लेते हैं हम लोग इसको एक कम कर दिए, ठीक है, एक को तो उतना ही रखना पड़ेगा, ऐड करिए, 6 × 2 = 8 7 15 15, फिर इसमें कंडीशन सेटिस्फाई करा लीजिए, किन्हीं दो साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये फर्स्ट वाला कंडीशन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, 6 + 2 8 हो गया, बड़ा है 7 से, बिल्कुल, 6 7 13 2 से बड़ा है, हाँ, 6 और 2 7 और 2 9, 6 से बड़ा है, यानी ये भी केस हमारा हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से बाकी और कोई भी चेक कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। 2 के साथ मान लीजिए आप कहेंगे कि 6 नहीं लेते हैं, चलिए आप एक काम करिए, इसको 8 ले लीजिए, ठीक है, 8 लेंगे तो 8 2 10 और 5 15 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का जो सम होगा वो किससे छोटा होगा, 8 से, थर्ड साइड से छोटा होगा, यानी ये केस नहीं बनेगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब हम आते हैं, अब एक इसको बढ़ाते हैं, 3 हो गया, ठीक है, एक इसको बढ़ा दिए, तो हमें इन दोनों में से किसी एक को कम करना पड़ेगा, तो चलिए हम कम करते हैं किसको, इसको कम करते हैं एक, इसको हम कर लेते हैं 5 और इसको रहने देते हैं 7। क्या देखिए ये पॉसिबल है, 5 और 3 थर्ड साइड से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12, थर्ड साइड से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, 7 और 3 10, 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, यानी ये भी केस हमारा हो जाएगा, ठीक है। और क्या बना, 3 के साथ और क्या ले सकते हैं, 3 के साथ हम इसमें एक काम करते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, नहीं होगा, 3 के साथ हम एक काम कर सकते हैं कि हम्म, इसको 4 कर लें, चलो इसको 4 कर लेते हैं, ठीक है। और अगर अगर हम इसको 4 करेंगे तो ये हमें 8 लेना पड़ेगा, फिर हमारा ये वाला केस तो बन जाएगा, तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा, देखो 4 3 7 8 से छोटा है, तो ये केस नहीं होगा, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, क्या 5 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। 4 तो इसको एक बढ़ाए तो हम एक काम कर सकते हैं, अब इसमें इसको 4 कर सकते हैं, इसको 7 ही रहने देते हैं, ठीक है। 4 4 8 7 15 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 4 इसको कर लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग यही रहने देते हैं क्या। थोड़ा सा देखिए इसमें क्या है कि ये सब सोचने वाले क्वेश्चन हैं, तो जितना आप इसको जितना ज़्यादा जल्दी आप इसमें सोच पाएंगे, आपका आंसर उतनी ही जल्दी इसमें बनता चला जाएगा, ठीक है। तो 4 से अगर हम चेक करते हैं तो क्या क्या बन सकता है 4 से। 4 से एक काम करते हैं, इसको 5 रखते हैं तो क्या बनेगा, 4 5 5 4 9, अच्छा हाँ बन तो रहा है, इसको भी एक कम कर दिए 6 हो गया, एक इसको बढ़ा दिए एक इसको कम कर दिए, बन गया हो गया। उसके बाद से 5 से चेक करते हैं, तो 5 से जब हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 5, ठीक है। और कोई बन रहा है क्या, और कोई बन रहा है इसमें से देख लेते हैं। हो गया 1 का, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 4 का 5 का हो गया। तो इसमें देखते हैं और कौन सा छूट कौन सा रहा है। 3 से एक और चेक कर लेते हैं, 3 से क्या चेक कर सकते हैं, 3 का, हाँ 3 से एक और चीज़ हम यहाँ पर बना सकते हैं। देखो 3 है, इसको 6 कर दो तो ये भी 6 हो जाएगा। हम एक काम किए, इसको एक बढ़ा दिए इसको एक घटा दिए, ये भी केस तो बन रहा है। तो इस तरीके से अपना टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 7 फॉलो करेगा, ठीक है। टोटल 7 ट्राइंगल हम इससे बना सकते हैं। ओके, ये एकदम शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप इसको आराम से बैठ के 2 3 बार सॉल्व करेंगे तो चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी के शीर्ष क्रमशः, यानी शीर्ष के जो कोऑर्डिनेट है, क्या बोले, कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। शीर्ष के कोऑर्डिनेट, यानी शीर्ष का मतलब क्या होता है, वर्टेक्स। शीर्ष का मतलब क्या होता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक पैरेललोग्राम पहले बनाता चलता हूँ, यहीं से बनाता हूँ ताकि हमको आगे जगह भी मिलती रहेगी, ठीक है। एक पैरेललोग्राम बना लिया, ओके। पैरेललोग्राम का नाम लिख देते हैं ABCD, ठीक है। कोऑर्डिनेट जो गिवन है मैं उसको लिख लेता हूँ 6, 1 8, 2 19, 4। डी के बारे में हमको कुछ नहीं दिया है। यदि ई जो है वो सी डी का मध्य बिंदु है, तो मतलब ई एक यहाँ पर कोई पॉइंट है, क्या है ई, और ये किसका मध्य बिंदु है, सी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। का मध्य बिंदु हो तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा डिस्टेंस फार्मूला और एक और होता है, मुझे वो सब बता लेना चाहिए था, फिर इसको ड्रॉ करना चाहिए था, क्योंकि मुझे जगह की ज़रूरत पड़ेगी और फिर जब बताने के बाद मुझे रिलेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक होता है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। 2 पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, ठीक है। ये 2 कोऑर्डिनेट गिवन है। तो ये लेंथ आपसे पूछ सकता है कि इस लेंथ की लंबाई बताओ क्या है। तो जो फार्मूला आप अप्लाई करेंगे वही फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। कैसे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो ए बी का लेंथ हमें निकालने के लिए जो फार्मूला यहाँ यूज करना है वो क्या है, x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आप यूज करके इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया है, तो देखो ये भी आपको आराम से समझाया जा सकता है। क्या है कि जब आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनाएंगे, 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट का आपको क्या निकालना है, तो देखिए ये काम करिए, यहाँ से आप दो इस ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। ट्राइंगल बनाकर आप टेन थीटा लगाकर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आपको ज़रूरत हो गई तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम में कभी ना कभी इसका क्या करूँगा, जब आप जैसा आप लोगों का डिमांड रहेगा मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी है, उतना ज़्यादा टफ नहीं है।
ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। और किसी भी ट्राइंगल की एरिया जब निकालना होगा, मान लेते हैं एक ट्राइंगल यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं x1 कामा y1, और ये हो जाएगा x2 कामा y2, और ये x3 कामा y3। ठीक है, ये तीन कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं। ओके, तो तीनों कोऑर्डिनेट से हमें किसी किसी भी ट्रायंगल के एरिया पूछ सकता है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो a1/2 करली ब्रैकेट x1 लेंगे। ठीक है, पहले x1 लेंगे, x1 लेंगे तो जो नेक्स्ट इसके आगे वाला है उसका y2 माइनस y1, यानी पहले में से दूसरे को घटाएंगे, y2 माइनस y1। ठीक है, सॉरी y3, y2 माइनस y3। x1 लेंगे तो दूसरे जो नेक्स्ट दो हैं उनमें क्या करेंगे, y का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, प्लस अपने पास से लगा लेंगे, फिर x2 ले लेंगे। प्लस लगाने के बाद हम क्या करेंगे, आ जाओ, हाँ x2। जब x2 ले रहे हैं तो देखो ये वाला लिए तो नेक्स्ट ये दोनों हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, यानी y3 माइनस y1 का। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर x3। अब x3 ले लिए तो नेक्स्ट इन दोनों का हमें क्या करना है, y का डिफरेंस लेंगे, यानी y1 माइनस y2। ठीक है, इसको 2-3 बार आप लिखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो करना क्या है, कुछ नहीं है इसमें। x1 को पहले जब आप लेंगे तो x1 लेंगे और ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसके आगे वाला, यानी y2 माइनस y1। ठीक है, जब x2 लेंगे तो इसके आगे वाले जो y है, x लेंगे, ब्रैकेट में y का डिफरेंस लिखेंगे, फिर x लेंगे, फिर ब्रैकेट में y का डिफरेंस लिखेंगे, फिर x लेंगे। डिफरेंस नहीं, यहाँ जो लिखा है ऐसे ही इसको लिखेंगे। इसको इसी तरीके से आप रट सकते हैं। चाहो तो आप इसको ट्रिक भी बना सकते हैं, क्या कि इसके लिए क्या होता है, इसके नंबर को आप लिख सकते हैं कि क्या 123। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या होता है 231, और तीसरा क्या आएगा 312। आप ये नंबर भी याद कर सकते हैं। वैसे जैसे मैं समझाया हूँ वो ज़्यादा ईजी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। अब मुझे ये पूरा का पूरा फिर से रफ करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब यहाँ पर एक बार ट्राइंगल, एक बार हमको पैरेललोग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम हम लोग एक बार बना लेते हैं। ओके, ए बी बी सी डी, एक मिड पॉइंट है ई है। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या क्या गिवन है, तो 6,1 है, 8,2 है, 19,4 है, और बाकी नहीं गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेंगे। देखो ये कोऑर्डिनेट, हम इस कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी हमें, इस कोऑर्डिनेट की। हमको एरिया किससे, हमको एरिया पूछा है इसका। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम्म, तो हम लोग जो है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले हम एक काम करते हैं, पहले इन दोनों का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक काम ये कर लेते हैं, हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं यानी विकर्ण है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे। और किसी भी लाइन का जब अगर मिड पॉइंट आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है x1 कामा y1, और ये दिया हुआ है x2 कामा y2, तो जो इसका मिड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। चलिए इसका हम निकालते हैं। देखिए ए और सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा ए और सी का मिड पॉइंट। इसको ओ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो कि 6 प्लस 19 क्या हो जाएगा 25, तो 25/2 हो जाएगा। और 1+5 1+4 इक्वल यानी 5 होगा, 5/2, यानी ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब एक काम क्या करते हैं, अब एक बात ये भी आपको पता होगा कि यहाँ पर मान लीजिए ये x1 कमा y1 कर लीजिए इसको। ठीक है, तो डी और बी का तो यही मिड पॉइंट होगा, डी और बी का मिड पॉइंट यही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं कैसे इसको निकालते हैं। तो डी और बी का मिड पॉइंट, यानी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x1 की वैल्यू निकालना है। तो देखो यानी x1 प्लस 8/2 इक्वल टू 25/2। मैंने क्या किया, डी और बी के मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिया, और यहाँ पर इसको, यहाँ से हमें x1 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x1 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो
यहाँ से चलिए 2 से 2 देखते हैं, कट गया, बचा क्या, x1 + 8 = 25। इसको ले जाएंगे उधर तो कितना हो जाएगा, 25 तो 17 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। ओके, उसी तरीके से हम y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, y1 + 2/2 = 5/2। ठीक है, देखो b और d में मैंने क्या किया, मिड पॉइंट थ्योरम लगाया। ये थ्योरम मैं यहाँ पर समझा दिया हूँ। ठीक है, यानी ये जो फार्मूला कैसे आया मैं यहाँ पर समझा चुका हूँ। ओके, तो 2 से 2 कट गया और इधर 2 इधर लेकर जाएंगे तो y की वैल्यू, y1 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है जी, चलो ये मिल गया। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू लिखकर थोड़े से जगह को साफ कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो ये हमारे काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं। और ये भी हमारे काम का नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। वैसे भी याद रखना क्या है कि 17 और 13 चाहिए, 17 और 3 यहाँ पर है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 17 और 3 लिख लेते हैं। 17, 3 ये कोऑर्डिनेट। अब एक बात बताओ, ई क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है कि ई जो है वो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट मतलब हम इसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम लगा दें। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर फिर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, y मान लेते हैं, x, y। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो 17 + 19/2 = x हो जाएगा। उसी तरीके से 3 + 4/2 = y हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 17 एंड देखो 9 7 16, 16 और कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, नहीं 46 हो जाएगा, सॉरी 36 हो जाएगा। 36/2 = x और यहाँ 7/2 = y। यहाँ से हम देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 18 मिल जाएगी, और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7/2 मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमको क्या हुआ, x और y की वैल्यू मिल गई। x और y की जब वैल्यू हमको मिल गई तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और y की वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है, चलिए इसको रख लेते हैं ताकि जगह की ज़्यादा कमी ना महसूस हो। यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 18 और y की वैल्यू हो जाएगी 7/2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हमको जितने भी कोऑर्डिनेट है सबके सब कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। अब हम सीधी सीधा क्या करेंगे, फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला, जो एरिया निकालने का फार्मूला मैं पीछे लिखा उसी को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला क्या होता है एरिया के लिए, 1/2। तो कोई भी देखो हमें किसके किसके बीच के एरिया निकालना है, डी ए ई, इसके बीच के एरिया हमको निकालना है। अगर थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट कर दूं तो मुझे इन तीनों के बीच का एरिया निकालना है। ठीक है, इन तीनों के बीच का एरिया निकालना है। ओके, ये वाला एरिया कैसे, फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो x को पहले लिखेंगे यानी 17। अब इसको मैंने x पहले माना तो दूसरे इसका डिफरेंस हो जाएगा यानी 1 - 7/2 हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला x लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे 6। तो 6 यानी इसके बाद से जो y है y2 यानी ये नेक्स्ट हो जाएगा 7/2 माइनस इसके आगे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, प्लस अब 18 x की वैल्यू यहाँ पर 18 रखेंगे। तो देखो ये वाला रख दिए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 - 1 यहाँ पर y हो जाएगा 3 - 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 17 2 5 माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2 हो जाएगा। ओके, प्लस 6, इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 में से 1 हटेगा यानी 6, तो 6 × 1/2 हो जाएगा, प्लस का 18 यहाँ से देखो माइनस का 2 आएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखो ये कट के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके, 1/2 इसमें देखेंगे तो कितना मिलेगा, 17 × 5 = 85 यानी माइनस का 85/2 और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा 39। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2, 39 दूना कितना हो जाएगा, 39 दूना 78 यानी 78, 78 मतलब 85 माइनस 78 अपॉन कि सॉरी प्लस का 78 क्योंकि प्लस है 0.2। तो जब हम इसको इसमें से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा
9 आ जाएगा, नहीं 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 नहीं। कितना आएगा, 8 तो 10, 85, 7 आ जाएगा। कहीं गड़बड़ हो गया। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं फिर से, इसको थोड़ा सा कहाँ मिस्टेक हुआ है। अब इसको ढूंढना भी थोड़ा सा इसमें टफ हो जाएगा। देखिए सीधी सीधा बात है, इसमें ये वाले फार्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और ये फार्मूला कैसे है इसके बारे में मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। तो बस आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, आंसर तो मुझे याद भी नहीं है। चलिए ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर मैं उसको आगे दोबारा इसको सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि अब फिर से अगर मैं इसको ढूंढने लगूं कि कहाँ पर दिक्कत हुई है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दी गई आकृति ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, यदि ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो चतुर्भुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर देखिए कुछ डेटा यहाँ पर गिवन है, ठीक है। चलिए देखिए एक एंगल देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो हम एक काम करते हैं, आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के जो इंटरनल एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, या कोई भी चतुर्भुज के जो इंटरनल एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और इस इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो इसको ऐड किए तो पता चला ये इन दोनों को ऐड किए, जब हम इन दोनों को ऐड किए तो हमको 180 मिल गया, और ये 90 हो गया। तो ये अपने आप हमको पता चल गया कि ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। 90 डिग्री हो गया तो थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, थोड़े अच्छे से बना लेते हैं ताकि फीलिंग आए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। ये हो गया, ये 90 हो गया ऐसे, ठीक है, ओके। और ये जो है इस तरीके से बना हुआ, मतलब ये 150 है, और ये 90 हो गया, और ये 30 हो गया। अब थोड़े से फीलिंग आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर ए है, बी है, सी, डी। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है तो देख लेते हैं। ए बी की वैल्यू दिया हुआ है 16, सी डी की वैल्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और कुछ यहाँ पर दिया है, बिल्कुल और कुछ नहीं दिया है। तो हम क्या करते हैं, हाइट की ज़रूरत हमको पड़ेगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हाइट कैसे निकाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी 16 सेंटीमीटर, सी डी 24 सेंटीमीटर, तो चतुर्भुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार हम लोग इसको सॉल्व करके, ओके। अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लें तो क्या होगा, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल होगा। उससे हमें कोई फायदा होगा, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ करेक्शन करते हैं। तो इसमें हम ये करेक्शन ये करते हैं कि इसको आगे बढ़ा देते हैं, और यहाँ से हम लोग इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये एक अपन ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बन गया, बिल्कुल। अब ये एंगल 1 एंड, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा हम 16 को यहाँ से हटा दें, बड़ा डायग्राम बनाते हैं ताकि आराम से समझ में आए। चलिए इसको मैं पूरे के पूरे को इसको हटा ही देता हूँ, ओके। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाएंगे तो ये क्वेश्चन आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पर जो नाम रखा है उसको रख लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और इसको क्या करते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको देखो ये वाला जो दे रखा है 16 और ये दे रखा है 24, क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है।
तो अब ये वाला एंगल दे रखा है 150 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो एक बात बताओ, ये देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, अगर ये 100 कितना दिया 50 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 150, तो ये 30 होगा कि नहीं, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या कहता है सम, यानी इन दोनों एंगल का सम, यानी कोई भी एक लाइन है यहाँ पर कितने एंगल होते हैं 180 डिग्री होती है, इसमें अगर हम एक लाइन और कर देंगे तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा 30 डिग्री मिल गया, तो आपको पता है कि टेन 30 इक्वल टू क्या होता है, टेन 30 इक्वल टू होता है, देखो ये इसका हम एक नाम रख लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं, पी कर लेते हैं। ठीक है, तो टेन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी अपॉन ए बी हो जाएगा। ठीक है, टेन 30 इक्वल टू पी बी अपॉन, और टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, यानी हम इसको पी बी अपॉन ए बी रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि देखो √3 ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 16। ठीक है, तो यहाँ से पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम एक काम करते हैं इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी की वैल्यू 16 दे रखा है, 16√3, तो हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर हमको यानी इसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई। ठीक है, अब इसको हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं, चलो एक बार ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में यही फार्मूला लगाते हैं, कौन से ट्राइंगल में, पी डी सी की बात करते हैं। तो पी डी सी ये भी देखो 30 डिग्री है, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं tan 30 डिग्री लगाते हैं, और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16√3 प्लस इसको हम x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x/24, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है 1/√3। ठीक है, इक्वल टू 16√3 प्लस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 24, ये 24 इधर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 24/√3 इक्वल टू 16√3 प्लस एक्स। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, एक काम करते हैं इसको ले आते हैं इस साइड में, मतलब 24/√3 माइनस 16/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखो इसको सॉल्व कर देंगे, जब बेस सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है एज इट इज, अगर घट रही है तो घट जाएगी, जुड़ रही है तो जुड़ जाएगी। यहाँ पर देखो माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 24 में से जब हम 16 को घटाएंगे तो 8 आएगा अपॉन√3, और यही हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, नहीं एरिया में फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो देखो x की वैल्यू यानी हमें हाइट मिल गई। ठीक है, क्या मिल गई हमको हाइट यहाँ से मिल गई, और ये जो ट्राइंगल, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये क्या बन रहा है ट्रेपीजियम बन रहा है, क्या बन रहा है ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ट्रेपीजियम के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँ, तो ट्रेपीजियम का क्या होता है, देखो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, अगर ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है, चलो ट्रेपीजियम एक बना लेता हूँ यहाँ पर छोटा सा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और जो इनके बीच की जो हाइट है उसको एच मान लेते हैं। ठीक है, तो ट्रेपीजियम के एरिया क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये होता है ट्रेपीजियम का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रेपीजियम से आप जब प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ट्रेपीजियम से, इतने ज़्यादा पूछे गए हैं कि पूछो मत। ठीक है, तो अब ये वाला फार्मूला हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो देखो सम ऑफ पैरेलल साइड इसका कौन है, ये वाला पैरेलल साइड है, और ये पैरेलल साइड गिवन है 16 और 24, इसकी हाइट हम लोग निकाल रखे हैं एक्स की वैल्यू। चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट एरिया अप्लाई कर देते हैं पैरेललोग्राम का, सॉरी ट्रेपीजियम का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस, सॉरी सम ऑफ बेस, तो सम ऑफ बेस इसको हम 24 को और 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इनटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगा 16√3। एक काम करते हैं 2 से इसको हम काट देंगे तो कितने बार में कटेगा 20 टाइम्स में कट जाएगा, तो 16 दूना कितना हो जाएगा 16 दूना 32, ओह सॉरी 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 सॉरी, ये 16 नहीं रहेगा 8 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा 8/√3, क्योंकि देखो यहाँ पर वैल्यू जो है हाइट की वो क्या है 8/√3 है, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 160/√3, और देखो सभी डेटा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना आंसर हो जाएगा ए। देखो जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सबके अच्छे खासे लेवल हैं, तो इस बात को लेकर परेशान ना हो कि
और थोड़े से कैलकुलेटिव है। तो देखो जब इतने सारे कैलकुलेशन आप करेंगे तो एग्जाम में अगर मान लीजिए आपके सामने आसान क्वेश्चन आ रहा है, इजी क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़े, जिससे आपका ही फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4b प्लस 8 इक्वल टू 0, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4b प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, इसको इसके साथ ले लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई भी, थोड़ा सा हम थ्योरी वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई जनरल इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, कहाँ गया यार, थोड़ा सा इसको रफ करके सही से लिख लें अच्छे से। ओके, तो अगर हम थोड़ा सा देखो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और हमें इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो करेंगे कैसे, देखो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि x का जो कोफिशिएंट है उसको हमें गायब करना है, यानी x का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, a से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, बोलो। तो जब a से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर हमको मिलेगा प्लस का b अपॉन ए इंटू एक्स प्लस का c अपॉन ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी x का कोफिशिएंट है इसके आधा क्या करेंगे, उसका आधा करेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है, x का जो कोफिशिएंट है b अपॉन ए, इसका आधा करने का मतलब हमें इसे 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इतने के स्क्वायर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इतने के ही स्क्वायर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, और जो वैल्यू बाकी है उसको हम एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स। ठीक है, मैंने काम क्या किया, इस वाले इक्वेशन में x के कोफिशिएंट का आधा करके उतना ऐड करके उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें ये वाला मिल गया। और इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो हम इनको बना लेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है देखो एक्स स्क्वायर और ये बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये जो है ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और जो बाकी बचा यहाँ से हम माइनस का कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस का हमको मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन का 4a स्क्वायर, माइनस कॉमन नहीं ऐसे ही रहने देते हैं, सी अपॉन ए। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखते हैं एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से अब हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस, अब इसमें इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम 4a हो जाएगा, नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, 4a। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4ac। ठीक, इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो ये हमको यहाँ से मिल जाएगा, श्रीधराचार्य फार्मूला यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। ये कौन सा फार्मूला हो जाएगा, श्रीधराचार्य। ठीक है, यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, जगह नहीं है। ठीक है, इतना इतना समझा दिए, इतना सफिशियंट है। आगे हम लोग देखते हैं, अब करना कुछ नहीं है, एक बार हम इसको देखो चलो लिख ही देते हैं क्योंकि वो दिखेगा नहीं, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस हम इसको अंडर रूट में कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, हम इसका स्क्वायर करके इसका क्या कर देंगे, होल रूट लगा के होल स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, x की 2 वैल्यू मिलेगी, और वो श्रीधराचार्य फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर बनाने का यही यही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो अब मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। हाँ, चलिए ठीक है, देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं।
ओके तो देखो यहाँ पर ए का एक्स की जगह पर ए है तो ए का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 का हमें क्या करना है 4 का आधा करना है। 4 का आधा कितना हो जाएगा आधे का स्क्वायर यानी 4 का आधा 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4 4 ही इसमें क्या करना है ऐड करना है। इसमें हमें क्या करना है 4 ऐड करना है और 4 सब्ट्रैक्ट करना है ठीक है बी स्क्वायर। सेम काम इसमें भी करेंगे तो -4 इसका भी देखो बी के 4 है 4 का आधा करेंगे 2 आएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा यानी 4 ऐड करेंगे और -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का 8 लिख देंगे ठीक है। तो देखो इतना जो है ये वाला क्या बन जाएगा a-2 का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस ये जो है ये क्या बन जाएगा b-2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर देखिए -4 ये प्लस का 8 तो हट के 0 हो जाएगा ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आप यहाँ बता दीजिए थोड़ा सा जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी दो नंबर का सम 0 हो सकता है क्या आप कहोगे जी बिल्कुल हो सकता है क्या -1 + 1 ले लीजिए 0 हो जाएगा। हम कहेंगे हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूं कि क्या दो नंबर का स्क्वायर कभी 0 हो सकता है तब आप यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे ठीक है। तो किसी भी दो नंबर का स्क्वायर 0 तभी होगा जब ये खुद वो वैल्यू 0 होगी क्योंकि और ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर जैसे मान लीजिए आप कह रहे होंगे कि -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो देखिए -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो 1 ही होती है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिन दो नंबर का सम क्या हो दो नंबर के सम का स्क्वायर कर दो नंबर के स्क्वायर का सम करें और वो 0 हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है ठीक है। तो यहाँ पर भी वही केस बना है तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि a-2 जो होगा वो 0 होगा एंड b-2 भी क्या होगा ये भी 0 होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी और v की वैल्यू क्या आ जाएगी v की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है हमसे ये पूछा है कि a⁻10 प्लस b⁻10 की वैल्यू तो हम क्या करते हैं 2⁻10 प्लस 2⁻10 तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2⁻10 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 1 बचेगा देखो 1 इंटू यानी 1 बचेगा 1 और +1 2 बच जाएगा। इसका मतलब इसको देखो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है तो 2⁻11 और 2⁻11 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2048 ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2048 ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ओके तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किन्हीं दो संख्याओं का योग 92 है दो संख्याओं का योग 92 है लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है 448 तो उन संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा एलसीएम एचसीएम में जैसे मान लीजिए मैं एक बात बोलता हूँ जैसे मान लीजिए 2 और 4 है ठीक है 2 और 4 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एलसीएम एचसीएफ क्या होगा तो आप कहोगे कि इन दोनों में जो कॉमन होगा वो एचसीएफ हो जाएगा तो मैं कहूँगा ठीक है चलो 2 हो गया। अगर मैं पूछूं एलसीएम क्या होगा तो आप कहोगे कि जो बड़े वाले है उसका टेबल पढ़ते जाए छोटे वाले में देखते जाए जहां दोनों का कॉमन आ गया तो 4 1 जा 4 2 2 जा 4 यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मैं कहूँगा कि इन दोनों नंबर का सम निकाल लो थोड़ा सा इसको ए मान लो इसको बी मान लो इन दोनों नंबर का सम यानी 2 + 4 का सम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है। अब अब एक बात हमको ये बताना है कि अगर मैं इन दोनों का एच सी एफ बोलूं किसका इन इन दोनों नंबर का अगर मैं आपसे एच सी एफ निकालने के लिए कहूँ तो क्या निकले तो देखेंगे आप इन दोनों में कॉमन क्या है तो 2 ही आ रहा है। मतलब यहाँ से एक रिजल्ट हम ये निकाल सकते हैं कि दो नंबर का जो सम होता है और उसका एलसीएम से हम क्या एच सी एफ निकाल सकते हैं बिल्कुल यानी देखो दो नंबर का सम और एलसीएम का जो एच सी एफ आएगा वो उस दो नंबर का एच सी एफ होगा ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल मैं करके यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाए। कोई भी बड़े नंबर एक ले लीजिए मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं 12 और एक क्या करते हैं 15 ले लेते हैं चलो 24 लेते हैं 20 ले लेते हैं ठीक है 12 और 20 ले लिए।
चलो इन दोनों नंबर का अगर मैं आपसे पूछूं कि HCF क्या होगा, तो आप कहोगे कि इन दोनों में कॉमन जो होगा, 4 दोनों में कॉमन है, तो मैंने कहा ठीक है 4 इसका HCF हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट आपसे LCM इन दोनों का पूछ रहा हूँ कि LCM क्या हो जाएगा। आप कहोगे कि इन दोनों का देखो 20 का टेबल पढ़ते चले जाएंगे, 20 का यानी 20 दूना 40, 12 के टेबल में 40 आता है नहीं, 20 या 60, 12 के टेबल में आता है, हाँ आता है, यानी इसका LCM कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कहूँगा कि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 12 + 20 इज इक्वल टू, देखेंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब मैं इन दोनों नंबर का पूछ रहा हूँ क्या, HCF, तो इन दोनों नंबर का HCF क्या आएगा, तो आप देखेंगे इन दोनों नंबर में भी कॉमन क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। ठीक है, कैसे आप देख सकते हैं, देखिए 32 में क्या है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मैं रफ कर लूँ। ओके, तो देखो एक काम करते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, 15 × 4 लिख लेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, 8 × 4 लिख लेंगे, 8 × 4। तो देखो इन दोनों में 4 ही कॉमन आ रहा है, 15 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका भी एचसीएफ, मतलब एक चीज हम यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं कि किन्हीं दो नंबर का जो एलसीएम होता है, सॉरी एचसीएफ होता है, किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ जो होता है, उन्हीं दो नंबर के एलसीएम और उन दो नंबर के सम का जो HCF होता है वो सेम होता है। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज में इसको अपने तरीके से लिख सकते हैं। मैं आता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। ठीक है, तो पहले तो वो तो थ्योरेटिकल पॉइंट हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आता हूँ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो ये दो नंबर का सम दिया हुआ है, तो इसको जब हम तोड़े तो कितना आएगा, 4 × 23 आ गया। और इसको जब मैंने देखा तो इसमें भी 4 मिलेगा, हमको 4 मिलेगा, कितना, तो 4 1 जा 4, 1 1 2 मिल गया। ठीक है, अब फर्दर इससे तोड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब ये नहीं टूटेगा। तो इन दोनों नंबर का मैंने देखा कि HCF कितना आ रहा है, इन दोनों नंबर का HCF जो है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो क्या हम फर्स्ट नंबर मान सकते हैं, हम फर्स्ट नंबर मान लेते हैं 4 × A, और सेकंड नंबर हम क्या मान लेते हैं, 4 × B। ए और बी कैसा नंबर होना चाहिए, ए और बी को प्राइम होना चाहिए। ए और बी यहाँ पर क्या है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम, को प्राइम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो चलो आगे देखते हैं। अब हमको दो नंबर मिल गया, जो कंडीशन कह रहा है उसको सेटिस्फाई कराते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि दो नंबर का सम यानी 4A + 4B इक्वल टू दिया हुआ है 92। तो यहाँ से हम A + B क्या निकाल लेंगे, 23 निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट कंडीशन हमारे सामने रखा है कि उनका एलसीएम। तो देखो इसका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 4AB इक्वल टू कितना दिया है, 448। और इसको जब आप इसे काटेंगे तो A × B कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका दो नंबर का मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पर देखिए A + B हमको यहाँ पर पता है, ए भी पता है, तो हम एक काम करते हैं A - B निकाल लेते हैं। A - B का होल स्क्वायर जो होता है वो A + B का होल स्क्वायर -4AB। ठीक है, A + B हमको यहाँ पर पता है 23, तो 23 का स्क्वायर -4, ए बी की वैल्यू कितना है 112, तो 23 का स्क्वायर 529 होता है, और 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 हो जाएगा। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ से 1281, यानी A - B का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, A - B के होल स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ से A - B की वैल्यू क्या आ जाएगा, A - B की वैल्यू 9 आ जाएगा। ठीक है, तो A - B की वैल्यू 9 आ गया, दो, तो हम यहाँ पर अलग अलग A और B की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। A + B की वैल्यू कितना है 23, इसको हम ऐड करेंगे तो B से B कटेगा, तो यानी 2A इक्वल टू कितना आ जाएगा 32, और A की वैल्यू काट, 2 से 2 32 को काटेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अब A की वैल्यू चाहे किसी एक में रख लीजिए, A की वैल्यू मान लेते हैं हम इसमें रख के यहाँ पर लिख लेते हैं, तो A कितना हो जाएगा 16, 16 - B इक्वल टू 9। हमें इसको इधर इसको इधर, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, B की वैल्यू 7। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 16/7। ठीक है, और रह गई बात की इतना ज़्यादा सोल्यूशन, देखो ये सब ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, आपको जब तरीका आ रहा है, बेसिक आपको आ रहा है, तो आप ये सारा गाथा लिखें कोई ज़रूरी नहीं है।
आप टू द पॉइंट लिख के अपना आंसर बना सकते हैं, ठीक है। वो इतना ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है अगर आपको सब कुछ अच्छे से आ रहा है तो। ओके, और रह के बाद देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको हम लोग थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा ट्रिकी मेथड देख लेते हैं, इसमें ट्रिक्स देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, तो इसको थोड़ा और जब हम आगे तोड़ेंगे तो देखो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, ठीक है। अब देखो इसको फर्दर और हम तोड़ेंगे तो 4 4 4 इंटू 7, हमको यहाँ पर 7 मिल गया, मतलब हमारा सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर में कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में हमें 7 दिखना चाहिए। और जब हम ऑप्शन में देखें तो हमको 7 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप ये चीज़ें भी लगा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है ये हर जगह अप्लाई हो, ठीक है। लेकिन आपको जो बेसिक तरीका होता है ये हर जगह, चाहे कहीं भी किसी भी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे वहाँ पर ही आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। देखने में बड़ा लग रहा है, डरावना लग रहा है, लेकिन उतना बड़ा और डरावना नहीं है, ठीक। सॉल्व कैसे करेंगे देखो, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी सामने आए तो आप एक काम करिए, क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहले पहले मैं फर्स्ट वाले को लिखता हूँ। देखो 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 12 प्लस डॉट 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 करके 1/36 प्लस सॉरी 36 अपॉन क्या है 40 है, ठीक है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे शानदार अप्रोच ये होता है कि देखो इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 4 का है। इन दोनों में डिफरेंस 4 का है। मतलब हम एक काम करते हैं, ये वाले क्वेश्चन को 1/4 को हम अलग कर लेते हैं और इनको हम सॉल्व कर लेते हैं एक साथ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो जो डिफरेंस होता है ना उतने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे सब में तो हमको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, प्लस 4/8 इंटू 12 प्लस डॉट 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 4/16 इन सॉरी 36 इंटू 40, ठीक है। इस तरीके से हमको ये मिल जाएगा। तो ये 1/4 प्लस ये 1/4 इधर है, और ये जो है ना देखो ये जो है ये क्या था 1/4 माइनस 1/8। देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, फिर प्लस का 1 इसको क्या लिखेंगे 1/8 माइनस 1/12। इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे 1/36 माइनस का 1/40, ठीक है। देखो -8 प्लस 8 -12 इस तरीके करते 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 यहाँ तक की वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। और शेष जो बचेगा, क्या बचेगा, जो बचेगा मैं उसको यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या बच रहा है कि 1/4 प्लस 1/4 और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/4 माइनस 1/40, ठीक है। तो इनका एलसीएम देखो, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40। और यहाँ देखो 10 10 यहाँ ऊपर 10 आएगा, -1 आएगा, ठीक है। चलो 1/4 और ये प्लस का 1/4 लिख देंगे, ठीक है। 1/4 प्लस का 1/4 और इधर करेंगे तो देखो 9 अपॉन कितना हो जाएगा 40। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, देखो यहाँ पर हो जाएगा 160। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो भी 160 आएगा, 160 आएगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 40 प्लस 9। आप इसको सॉल्व कर लेंगे अपने हिसाब से तो क्या हो जाएगा 49/160। तो देखो 49/160 पहला कंडीशन यानी फर्स्ट हमारा तो सही निकला। चलो सेकंड के लिए हम लोग देख लेते हैं, सेकंड कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सेकंड वाले के लिए देखते हैं, सेकंड क्या दिया है। सेकंड दिया है 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 प्लस 1/19 इंटू 20 इक्वल टू हमें प्रूव करना है। तो चलो उसको हम हटा देते हैं। इसमें भी देखते हैं, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है। तो हम पूरे पूरे को क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इनका एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, 3 - 2 सॉल्व करेंगे 1/6, 1/6 ओके क्या 1 इंटू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1/4 को सॉरी 1/3 माइनस 1/4 लिखेंगे, प्लस का 1/4 माइनस 1/5 एंड सो ऑन ऐसे लिखते चले जाएंगे 1/19 माइनस 1/20, ठीक है। देखेंगे इसमें तो ये वाला सभी के सभी डेटा अंदर वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/20। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 माइनस 2 इंटू 20 यानी हो जाएगा 40, ठीक है। 20 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18/40 आएगा। तो देखो हमको यही यहाँ पर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/20 हो सकता है ये भी आंसर में हो, लेकिन ये आंसर में है तो हमारा यानी दोनों फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्या है यहाँ पर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको चलिए अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो हमारे पास क्या क्या दिया है, ये दिया हुआ है यानी x प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2xy इक्वल टू 12 दिया है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस वाले इक्वेशन की स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ओपन कर देते हैं। तो प्लस का 2xy इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और इसको भेज देते हैं उस साइड में, तो 1 माइनस 2xy। अच्छा देखो ऐसे विचार कैसे आए कि हमको इस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि देखो मुझे यहाँ एक्स वाई दिखा, ठीक है, एक्स वाई इधर भी दिखा, तो एक्स वाई मिलेगा कैसे, यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको एक्स वाई मिलेगा। ठीक है, स्क्वायरिंग फिर उसको से पता चला कि यार यहाँ पर हमें एक्स टू द पावर 4 चाहिए, तो एक्स टू द पावर 4 हमको कैसे मिलेगा, तो एक बार और हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें इसका, यानी यहाँ से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, फिर इसको देखेंगे तो 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 4xy। ठीक है, इनको तो हमें फाइंड आउट करना है, रहने देते हैं, इसको उठा लेते हैं इधर, तो 1 और देखो यहाँ पर क्या है कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये क्या है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये प्लस का है, इक्वल के जब इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस यानी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर घटेगा तो प्लस का क्या बचेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 4xy। ठीक है, अब एक काम करते हैं 1 प्लस, यहाँ से हम एक काम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन कर ले लेते हैं 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, और इतनी की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ पर कितना होता है 12 है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या पता है 12 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंटू 12, 12 दूनी 24 और 1 25, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या जाएगा 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी फटाफट स्पीड से, 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन, ये है आज का अपना लास्ट क्वेश्चन 11। ठीक है, समीकरण, हमारे पास एक समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर, तो मान लेते हैं जो इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसके रूट्स क्या हैं अल्फा एंड बीटा, रूट्स मूल का मतलब क्या होता है रूट्स। ठीक है, इसको जीरोज भी कहीं कहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं जीरोज भी बोलते हैं, जो आपको मिले कोई दिक्कत नहीं। अब इसका सम ऑफ द रूट क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक, थोड़ा सा हम लोग बेसिक में आ जाएं, अगर थोड़े से बेसिक में आते हैं तो देखो मान लेते हैं एक हमारा जनरल इक्वेशन बना लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसके रूट्स हम क्या मान लेते हैं, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं, तो सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द रूट माइनस लगा लेंगे एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी बी अपॉन ए हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है, 1 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट 1। ठीक है, तो एक्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, और क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ से निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो सी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ से हमको क्या मिल गया सी मिल गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो या सॉरी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस का 4 अल्फा बीटा। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ देखो यहाँ पर सभी वैल्यू पता है हमको, पुट कर देते हैं एक्स प्लस -1 का होल स्क्वायर और सॉरी अल्फा माइनस बीटा यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर और प्लस का 4 अल्फा बीटा की वैल्यू सी है तो सी। ठीक है, चलो इसको देखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा 25 हो जाएगा और प्लस का 4c। ठीक, तो 4c को 25 को इधर उठा लेते हैं तो 4c इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो प्लस का है इक्वल की साइड लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 25 में से +1 घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 24 बचेगा, तो 4 से काटेंगे तो सी की वैल्यू -6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। ओके, तो चलिए देखते हैं, इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, बस आपको क्या है साथ बने रहना है।